नहीं आ रहा कौन से वाले प्रोग्राम में। सर एक बार म्यूट करना पड़ेगा आपको ना, राजेश शर्मा जी सभी को। मीटिंग में शायद दीपक सर जरा सा ध्यान दें, सबको एक बार म्यूट कर दें, फिर आदर्श सर को भी कर दें। आदर्श जी का ऑन है उसको। और सर मुझे आप सर मुझे को होस्ट बना दीजिए सर, आपको मुझे सर आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। भैया पोस्ट बनाने के लिए मैं ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ, कोई ऑप्शन ही गायब हो रखा है। सर आप जहां मेरा नाम आ रहा है ना वहां पे जाएंगे तो वहां पे जाके सर आप मुझे को होस्ट बना पाएंगे सर। राइट हैंड में ऊपर जहां पे अगर आप पहले पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करेंगे, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद सर राजेश नाम ढूंढेंगे, फिर वहां पे आपको 3 डॉट मिलेंगे सर। क्योंकि सर बैकग्राउंड से जब तक वॉइस आती रहेगी ना तो सर 53 91 53 59 155 261 436 37 80 पेमेंट साइड 5400 7050 7050 5640 1329। भैया अपने आप को म्यूट कर लें जो ये गिनती गा रहे हैं। दीपक भाई बना दिया होस्ट आपने? नहीं अभी नहीं बना सर। ऑप्शन मेरे पास कहीं वहाँ जहाँ ये नीचे जो पार्टिसिपेंट की लिस्ट आती है ना, वो लिस्ट ही तो नहीं आ रही ना मेरे पास इस समय। सर नीचे 34 लिखा हुआ आ रहा है ना सर। हाँ 34 आ रहा है यहाँ। इस पे सर क्लिक करिए। ठीक है ठीक है ठीक है जी सर ठीक है। जी सर का नाम सेलेक्ट करिए, वहीं बगल में 3 डॉट आएंगे। वो दिख गया मुझे, ऑप्शन बना दिया मैंने आपको पोस्ट। हाँ सर अब मैम बिल्कुल बन गया सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सर सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर। जी सर। पर सर मैं फिर से थैंक यू करना चाहूंगा आप सभी का कि मुझे मौका दिया एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल्स ने, और पर्टिकुलरली राजेश शर्मा जी का, जिन्होंने मुझ में विश्वास जताया। आज का जो मुझे टॉपिक अलॉट किया गया है वो सेक्शन 129 और 130 है। सेक्शन 129 बात करता है डिटेंशन, सीजर और रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस की, और सेक्शन 130 बात करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इवेजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। अब इससे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 129 एप्लीकेबल कब होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका काइंड अटेंशन चाहूंगा रूल 138A पर। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा अपने पास में एक रूल 138A है, हो सकता है आपको ध्यान ना रहा हो, तो मैं क्या करता हूं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूं उसके साथ साथ। ये सर स्क्रीन राजेश शर्मा जी शेयर हो रही है? जी जी विजुअल हो गई। बस एक मिनट। तो अपने पास में ये रूल 138A है, और ये रूल 138A क्या कहता है कि अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो गुड्स के मूवमेंट के समय जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस है उसके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये हम सबको पता है। फिर भी रिवीजन करना जरूरी है ताकि हम 129 का बैकग्राउंड समझ सकें कि 129 पिक्चर में कब आता है। तो रूल 138A है, ये कहता है कि पर्सन ऑफ इंचार्ज जो कन्वेंस का है उसके पास में जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो कन्वेंस में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उन्होंने बताया सब रूल 1 के अंदर जो क्लॉज ए है उसमें 3 टाइप के डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए। जो पहला डॉक्यूमेंट है या तो इनवाइस होना चाहिए, दूसरा या फिर बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, या फिर डिलीवरी चालान होना चाहिए, जैसा भी केस हो। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्स इनवाइस होगा, और अगर एग्जेम्प्टेड है तो बिल ऑफ सप्लाई होगा, और अगर गुड्स का मूवमेंट अदर देन सप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली डिलीवरी चालान होगा। अब एंड लगा के कहते हैं इसके साथ में अगर एप्लीकेबल है तो ई वे बिल होना चाहिए, या तो वो फिजिकल फॉर्म में होगा या उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो भी ठीक है। इवन अगर आपके पास में उसका नंबर है, वो मैनुअल रिटर्न है, आपने इनवाइस पे लिखा हुआ है, या आपने किसी एक सिंपल पेपर पे पेन पे भी लिखा हुआ है, पेन से पेपर पे लिखा हुआ है, तो वो भी सफिशिएंट होगा।
और अगर गुड्स का इंपोर्ट होता है तो वहां पर ना तो इनवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, ना बिल ऑफ सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, ना डिलीवरी चालान की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पर यह बोला गया है इस रूल के अंदर प्रोवाइजो लगा के, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो पर्सन ऑफ इंचार्ज ऑफ कन्वेंस है वो अपने साथ में बिल ऑफ एंट्री कैरी करेगा, और जो ई वे बिल का पार्ट ए है जहां पर इनवाइस और डिटेल ऑफ गुड्स भरी जाती है, वहां पर वो बिल ऑफ एंट्री का नंबर फिल कर देगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जो मैंने बताया ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो क्या होगा? ये बैकग्राउंड है सेक्शन 129 का, कि अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती है, टैक्स इनवाइस नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई नहीं है, डिलीवरी चालान नहीं है, और अगर एप्लीकेबल है ई वे बिल नहीं है, और अगर एप्लीकेबल है बिल ऑफ एंट्री उसके पास में नहीं है, अगर इंपोर्ट है, तो उस केस में 129 पिक्चर में आता है। और 129 का क्या रूल है ये अब हम समझने वाले हैं। सर जो 129 है ये क्या बात करता है? ये बात करता है अगर जो एक्ट और रूल में प्रोविजन दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स मेरे ध्यान से सुनना आप, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि 130 और 129 में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी 129 में पेनल्टी लगती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से प्रोविजंस हैं जिनका नॉन कंप्लायंस होने पर 129 की पेनल्टी नहीं लग सकती, लेकिन 130 में कॉन्फिस्केशन हो सकता है। ये ना बड़ा माइनर डिफरेंस है, और एक वर्ड की वजह से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए एक कंपैरेटिव स्लाइड भी बनाई कि 129 किन किन केसेस में एप्लीकेबल होगा और 130 किन किन केसेस में एप्लीकेबल होता है। 129 का जो सबसेक्शन 1 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और इस एक्ट में और रूल में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनका कंट्रावेंशन में होता है, तो गुड्स को और कन्वेंस को डिटेन किया जा सकता है, सीजर किया जा सकता है, और डिटेन और सीजर के बाद में रिलीज कर दिया जाएगा अगर पेनल्टी की पेमेंट हो जाती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहां पे देखना, मैंने हाईलाइट किया हुआ, यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। यहां पे ये नहीं लिखा कि कौन सा प्रोविजन कौन सा रूल, क्या पूरा एक्ट एप्लीकेबल होता है या कोई स्पेसिफिक रूल और एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। ये मैं अभी आपको कंपैरेटिव सीट में यहां पे बताने वाला हूं। तो इन्होंने बताया कि अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अभी क्वेश्चन और एराइज होता है कि मेरा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कब होता है और उसका एंड कब होता है। क्या मैंने अभी अपने व्हीकल के अंदर एज ए ट्रांसपोर्टर गुड्स को लोड कर दिया और अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब मैं व्हीकल के मूवमेंट की बात कर रहा हूं, तो क्या इस केस में हम ये मान सकते हैं कि गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है? इसके साथ साथ अगर मान लीजिए जो व्हीकल है वो फैक्ट्री के गेट के अंदर एंटर कर गया लेकिन गुड्स अभी अनलोड नहीं हुए हैं, तो क्या हम ये मान लेंगे कि मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि अभी तो गुड्स लोड ही हो रहे थे, या गाड़ी फैक्ट्री के अंदर थी, गुड्स अनलोड हो रहे थे, तब भी पेनल्टी लगा दी। तो सर जब गुड्स लोड होंगे व्हीकल में और जब तक वो अनलोड नहीं होंगे व्हीकल से, तब तक गुड्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ही रहते हैं, ड्यूरिंग द ट्रांजिट ही रहते हैं। तो ये जो सेक्शन 129 है ये कब से स्टार्ट होता है? जब गुड्स लोड होने स्टार्ट होते हैं व्हीकल में। और इसकी एप्लीकेबिलिटी कब खत्म हो सकती है? जब गुड्स अनलोड हो जाए पूरी तरह से, तभी 129 की एप्लीकेबिलिटी खत्म होती है, उससे पहले खत्म नहीं होती। तो इसके बीच में कभी भी 129 सेक्शन की पेनल्टी लग सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है ये पेनल्टी लगेगी कितनी? इन्होंने दो सिनेरियो बताए। जब 129 की बात करते हैं तो दो सिनेरियो बताए कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऑनर्स जो गुड्स का है वो सामने आए और जो गुड्स का ऑनर है वो सामने ना आए। अगर गुड्स का ऑनर सामने आएगा तो पेनल्टी कम लगेगी और गुड्स का ऑनर सामने नहीं आएगा तो पेनल्टी ज्यादा लगेगी।
अब ये कंसेप्ट आया कहां से कि भाई जब गुड्स सप्लाई हो रही है तो कोई ना कोई तो ऑनर होगा, इनवाइस भी होता है, और कुछ केसेस में हो सकता है इनवाइस ना हो, ईवे बिल भी ना हो, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट गुड्स का मूवमेंट हो रहा हो। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन हुआ, अराइज हुआ कि अगर गुड्स का ऑनर सामने आएगा तो कम पेनल्टी लगेगी और गुड्स का ऑनर सामने नहीं आता तो ज्यादा पेनल्टी लगेगी। एक्चुअली हुआ क्या, ये प्रोविजन कस्टम में हुआ करता था, यदि कोई गुड्स इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट में अगर मैं ये कहूं कि गुड्स इंपोर्ट हुआ लेकिन वो वैलिड तरीके से नहीं हुआ, वो अनएथिकल प्रैक्टिस करके उसको इंपोर्ट किया गया, तो वहां पर क्या होता है, कई बार पकड़े जाने के डर से जिसने भी उसको वो इंपोर्ट किया है और डॉक्यूमेंट नहीं है, स्मगल करके वो लेके आए हैं, तो कई बार क्या होता है, पेनल्टी लगने के डर से या पकड़े के जाने के डर से वो गुड्स को ना छोड़ के चले जाते। तो उस सिचुएशन में क्या होता था, वहां पर उनको टैक्स भी डिसाइड करना होता था। टैक्स कौन सा, भाई कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और उसके साथ साथ उनको पेनल्टी भी लगानी होती थी। अगर कोई ऑनर सामने नहीं आता था तो गुड्स कॉन्फिस्केट करना भी होता था। ये प्रोविजन था अगर गुड्स वहां पर इंपोर्ट हो रहा है लेकिन स्मगल करके या कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करके वो इंपोर्ट होता था। अब एज इट इज प्रोविजन ये ले आए जीएसटी में, जब वहां पे जो ड्यूटी वर्ड लिखा हुआ था उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया कंट्रोल एफ करके, किसके साथ में, टैक्स के साथ में। तो अभी आपको ध्यान होगा 1 जनवरी 2022 से टैक्स वर्ड को यहां से डिलीट कर दिया गया है, केवल पेनल्टी रह गई है। क्यों, क्योंकि टैक्स तो तब भी पे होगा ना, गुड्स जब सेल होगी तब टैक्स पे होगा। तो उन्होंने क्या किया, अब सिर्फ इतना भर बता दिया कि अगर गुड्स का ऑनर सामने आता है तो पेनल्टी अलग है, गुड्स का ऑनर सामने नहीं आता तो पेनल्टी अलग है। लेकिन यहाँ पर ये अभी भी मुझे ये लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि गुड्स का ऑनर सामने नहीं आता, क्योंकि आप ये देखिए, अगर हम ये मान लें गुड्स का ऑनर सामने नहीं आएगा तो सर MOB 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी इशू होने हैं वो किसके नाम इशू होंगे, DRC 01 तो इशू होगा ना, MOB 07 जाएगा, जब MOB 07 जाएगा तो उसमें किसी ना किसी का तो नाम लिखा जाएगा, जब किसी ना किसी का नाम लिखा जाएगा MOB 09 होगा, DRC 07 भी इशू होगा और वो पेनल्टी भी फिल करेंगे, पेनल्टी पे करेंगे। तो ये कंसेप्ट मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऑनर्स ऑफ गुड्स तो आप कह रहे हो सामने नहीं आएगा, पेनल्टी हम लगाएंगे ज्यादा, और जब आप MOB 07 और MOB 09 इशू कर रहे हो तो वहां पे आप पर्सन का नाम भी दे रहे हो और उसके लिए गुड्स भी रिलीज कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, ये GST है, कुछ अलग टाइप का टैक्स है, इसलिए तो 5 साल के बाद भी आज तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 129 में से जब टैक्स वर्ड हटा दिया तो सेक्शन 17(5) और जो क्लॉज आई है वहां पर अभी भी 129 और 130 के अंदर जो टैक्स पे किया गया है ना उसको ब्लॉक्ड किया गया है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, जब 129 में टैक्स ही नहीं रहा, 130 में टैक्स ही नहीं रहा, तो ब्लॉक किसको किया जाएगा। कोई बात नहीं, 5 साल हो गए फिर भी हम GST को पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसके लिए सर क्या है, एक कंपैरेटिव सीट बनाई है बजाय प्रोविजन को डायरेक्टली पढ़ने की, इससे आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए जो 129(1) है ना, इसमें 3 क्लॉज हैं A, B, C। A तब एप्लीकेबल होगा जब ऑनर ऑफ द गुड्स सामने आएगा, B तब एप्लीकेबल होगा जब ऑनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आएगा, और C तब एप्लीकेबल होगा जब सिक्योरिटी फर्निश करके गुड्स और कन्वेंस को रिलीज कराना है। तो ए में देख लेते हैं कितनी पेनल्टी लगने वाली है अगर नॉन कंप्लायंस होता है 129 का। और सर ध्यान रखना, मैंने आपको अभी रूल 138A पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस है उसके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान, प्लस में ईवे बिल अगर एप्लीकेबल है तो। प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। सर म्यूट आपके बैकग्राउंड करा दीजिए सर, म्यूट करा दीजिए। बहुत मैंने सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, सभी से रिक्वेस्ट है जी। मैंने वह कोशिश तो कर रहा हूं सर, बाकियों को भी म्यूट कर दिया है। तो सर अब जब ऑनर ऑफ द गुड्स सामने आता है तो उन्होंने कहा देखिए 2 टाइप के सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपकी जो गुड्स है वो टैक्सेबल है और या फिर आपकी गुड्स टैक्सेबल नहीं है। अगर गुड्स टैक्सेबल है तो पेनल्टी लगेगी टैक्स अमाउंट के 200%। अगर गुड्स टैक्सेबल है, जब गुड्स टैक्सेबल होंगी तो डेफिनेटली टैक्स पेबल तो होगा ही ना, तो जितना टैक्स पेबल है उसके 200% के बराबर पेनल्टी लगेगी। और अगर गुड्स एग्जम्प्टेड है तो टैक्स तो पेबल होगा ही नहीं ना। जब टैक्स पेबल नहीं होगा तो उन्होंने बताया कि वैल्यू ऑफ गुड्स का 2%
या 25,000 विच एवर इज लेस। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एंटायर जीएसटी एक्ट में केवल यही सेक्शन ऐसा है 129 जहां पर विच एवर इज लेस लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ। आप एक बार देखना, अगर आपको कहीं पता लगे कि विच एवर इज लेस लिखा हुआ है तो प्लीज मुझे करेक्ट करना, क्योंकि मैं भी डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहा हूं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया अगर ऑनर ऑफ द गुड सामने आता है तो जितना टैक्स पेबल है, अगर टैक्सेबल गुड्स हैं तो टैक्स पेबल का 200%, और अगर एग्जेम्प्टेड है तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स है उसका 2% और 25,000 विच एवर इज लेस। ये तब एप्लीकेबल होगा जब ऑनर ऑफ द गुड्स सामने आता है। और जब ऑनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पेनल्टी ज्यादा लगनी चाहिए ना। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये ऑनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आता, ये कैसे मान के चल रहे हैं, जब हम पेनल्टी ऑर्डर भी इशू कर रहे हैं और पेनल्टी पे करवा रहे हैं और उसको गुड्स भी रिलीज कर रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने बताया जब ऑनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आएगा तो क्लॉज बी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसमें इन्होंने बताया कि या तो जो गुड्स जो टैक्सेबल है, जो गुड्स टैक्सेबल है उनकी वैल्यू का 50% पेनल्टी लगेगी, या फिर जितना टैक्स पेबल है उसका 200%, इन दोनों में से जो ज्यादा। अगर गुड्स टैक्सेबल हैं तो वैल्यू ऑफ गुड्स का 50% या फिर टैक्स पेबल का 200%, इन दोनों में से जो ज्यादा हो उतनी पेनल्टी लगेगी। अगर गुड्स एग्जेम्प्टेड है तो जहां पहले 2% लिखा हुआ था, जब ऑनर ऑफ द गुड्स सामने आता है तो उन्होंने बता दिया 5%, वैल्यू ऑफ गुड्स का 5% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, सॉरी पेनल्टी लगेगी, या फिर 25,000, इन दोनों में से जो कम हो अगर ऑनर ऑफ द गुड्स सामने नहीं आया। और सी क्लॉज क्या कहता है, आप क्या करना चाहते हैं, आप पेनल्टी पे नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप पेनल्टी पे नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, जितना ए और बी जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल हो उसके बराबर आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी फर्निश कर देंगे, सिक्योरिटी फर्निश करेंगे और गुड्स को क्या होगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अब आगे चलता हूं। ये तो बात हुई कि कितना टैक्स लगेगा, सॉरी टैक्स तो है ही नहीं खैर, कि कितनी पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी का क्वांटम डिसाइड हुआ है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे लिखा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैंने बिल ऑफ एंट्री भी आपको समझाया। तो राजेश शर्मा जी, मैं आपका विशेष रूप से अटेंशन चाहूंगा, राकेश गर्ग जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं। सर अगर मान लीजिए मैंने गुड्स इंपोर्ट किया और गुड्स इंपोर्ट करके मैंने क्या किया, ई वे बिल बनाना मैंडेटरी था और मैंने ई वे बिल नहीं बनाया और मैं गुड्स को इंपोर्ट करके लेके आ रहा हूं, कस्टम पे आ गई, पहले कस्टम से मान लीजिए मुंबई में आ गई और मुंबई से मुझे बाय रोड मान लेते हैं वो हरियाणा लेके आनी है, यूपी लेके आनी है, एमपी लेके आनी है, और मैंने ई वे बिल नहीं बनाया, तो सर पेनल्टी लगेगी ना, बताइए सर, हाँ या ना? वो तो लगाएंगे ही सब, लगाएंगे। बाकी और कोई बताना चाहे, अपना व्यू देना चाहे तो? सर नहीं लगाना चाहिए, और नहीं लगाना कारण ये है कि जब वो इंपोर्ट ऑफ द गुड्स होके आ रहा है तो फिर ई वे बिल की जरूरत ही नहीं सर, ई वे बिल की जरूरत तो पड़ेगी ना, जब तक वो कस्टम वेयर हाउस में रहा तब तक तो इशू नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी मुंबई के अंदर और मैं उसे हरियाणा लेके आ रहा हूँ बाय रोड, तो वो तो इंडिया में आ गया ना सर। मोटराइज तो व्हीकल हो रहा ना, फिर तो ई वे बिल चाहिए ना सर। जी। तो शर्मा जी अब आप क्या कहते हैं, लगेगी पेनल्टी? ई वे बिल जनरेट ना करने की पेनल्टी लगेगी सर 10,000 रुपए। ई वे बिल जनरेट ना करने की 10,000 रुपए लगेगी, लेकिन सर क्या 129 एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि वो तो कहता है रूल 138A के आपके पास में 2 टाइप के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक तो टैक्स इनवाइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई या फिर डिलीवरी चालान या फिर बिल ऑफ एंट्री, और अगर एप्लीकेबल है तो ई वे बिल। सर बताएं। नहीं सर, इसमें हम डिलीवरी चालान कोई इंपोर्ट करने के बाद कोई और डॉक्यूमेंट्स के बिना मूव कर रहे हैं? नहीं सर, दोबारा क्वेश्चन बता देता हूं। मैंने क्या किया, गुड्स को इंपोर्ट किया, गुड्स इंपोर्ट करने के बाद में मैंने जब गुड्स को रिलीज कराया तो मेरे पास में अब मेरे हाथ में बिल ऑफ एंट्री है और इनवाइस की कॉपी है। अब मुझे गुड्स मुंबई से एमपी लेके जानी है या यूपी लेके जानी है, और मैंने क्या किया, ट्रक वाले को बुलाया, उसको अपना इनवाइस दे दिया और उसको बिल ऑफ एंट्री दे दी और गुड्स उस पे लोड कर दी, उसको बोला जी यूपी में आप इसको छोड़ देना। और मैं ई वे बिल बनाना भूल गया। ई वे बिल बनाना सर मैंडेटरी है, पहले ये बता दूं, क्योंकि वो वैल्यू 50,000 से ऊपर की है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है
129 में कितनी पेनल्टी लगेगी, कैसे डिटरमिन करेंगे, मैंने अभी आपको प्रोविजन बताया। मैंने कहा ना सर, कुछ ना कुछ नई चीज बताऊंगा आपको। ये तो लगाएंगे साहब, बिल्कुल मांगेंगे, लगाएंगे। बिल्कुल। सर मुझे एक चीज बताएं, और जब मैं गलती होती है मेरे पास, तो उसमें मेरा एड्रेस होता है कि किसने माल मंगाया और मेरे किस जगह तक उसको जाना है। तो पहले तो गुड्स वहां तक जाएगा, तब तो उसके बाद ई वे बिल का प्रोविजन आएगा जब हम आगे सप्लाई करेंगे। सर अरे मूवमेंट शुरू हो गया ट्रक से, मोटर हाँ। व्हीकल से, मोटराइज व्हीकल सर, से मूवमेंट शुरू हो गया। मेरा एड्रेस तो पहले उसमें दिया ही है। सर जो रूल 138 है ना, जो रूल 138 है वो सब रूल 1 है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर फॉर आउटवर्ड सप्लाई, वेदर फॉर इनवर्ड सप्लाई और फॉर एनी अदर रीजन अदर देन सप्लाई। ये सब रूल 1 बात करता है 138 का। तो उसको क्या करना होगा, ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है। तो सर मैं गुड्स का अगर इंपोर्ट करता हूं तो मेरे कस्टम वेयर हाउस तक तो गुड्स आ जाएंगी, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया से आ रही हैं। लेकिन जब मैं कस्टम वेयर हाउस से बिल ऑफ एंट्री के थ्रू उनको रिलीज कराऊंगा और बाय रोड उनको मुंबई से यूपी लेके आऊंगा, तो सर ई वे बिल तो चाहिए ना। चाहिए। मैं सर तो सेल नहीं कर रहा। तब क्या उसके ऊपर लगाएंगे वो? मूवमेंट की बात बोली, सेल करें नहीं करें साहब? सर यही तो क्वेश्चन है, लगेगी कि नहीं लगेगी? लगाएंगे साहब, तो लगाएंगे। सर मैं एक कोशिश करता हूं अपना एक एनालिसिस आपको बताने की। जी राकेश गर्ग जी, अगर जी। मैं यहाँ पे जाऊं, देखिए जो अपना ये सबसेक्शन 1 था सर जी। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? ये कहते जी। हैं ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 200% ऑफ टैक्स पेबल। जी। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं बिल ऑफ एंट्री में कितना टैक्स पेबल होता है? बिल ऑफ एंट्री में जी नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं सर। जब मैं बिल ऑफ एंट्री लेके आता हूं ना, तो मैं ऑलरेडी आईजीएसटी पे करके लेके आता हूं बिल ऑफ एंट्री। जी जी। तो उसमें कोई भी टैक्स पेबल नहीं होता सर मेरा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी टैक्स पेबल नहीं है तो मेरी पेनल्टी लगेगी कितने अमाउंट की? जब टैक्स पेबल ही नहीं है, उसमें तो ऑलरेडी पेड है ना। आईजीएसटी पेबल राजेश भाई। सर ऑलरेडी पेड कर दिया, पेबल नहीं होता है बिल ऑफ एंट्री में सर, इनवॉइस में होता है पेबल। तो पेबल का मतलब ये निकलेगा क्या ड्यू टैक्स बनता है। तो आईजीएसटी व्हिचएवर कौन सा ड्यू टैक्स? सर कौन सा ड्यू टैक्स बताएं सर जरा, कौन सा वाला ड्यू टैक्स? भाई आईजी आपके जो डॉक्यूमेंट जब आप विदेश से मंगावे या इंडिया के अंदर से मंगावे, डोमेस्टिक परचेज हो। सर मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा। बिल पे कमोडिटी सर मैं इंडिया की बात में जो टैक्स पेबल होता है, सर मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा। टैक्स पेबल है। सर मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया केवल और केवल बिल ऑफ एंट्री का। सर चलिए मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा। सर आईजीएसटी हमने पे किया है ना, पेड कर दिया और मेरी इनवर्ड सप्लाई है। एक सेकंड सर, हमने आईजीएसटी पे कर दिया। सपोज मैं इंडिया से ही माल परचेज करके ला रहा हूँ, उस पर भी तो मैं पे करके आता हूँ। सब में सारी इनवाइसेस में टैक्स पेड होता है। टैक्स इनवाइस है तो पेबल का मतलब है उस कमोडिटी में क्या रेट ऑफ टैक्स है, टैक्स पेबल है। सर फर्क है, थोड़ा सा अंतर है, एक में पेबल है, एक में चार्ज है। यहाँ पे चार्ज शब्द नहीं है, चार्ज नहीं कर रहा हूं मैं। कोई बात नहीं राजेश शर्मा जी, ये मेरा अपना व्यू है, मैंने बता दिया कि अगर आप बिल ऑफ एंट्री से लेके आते हैं। सर मैं टोक रहा हूँ। मैंने सपोज मैंने यूपी में से माल खरीदा, उस समय मैंने पूरा टैक्स उनको पे कर दिया, पेमेंट भी कर दिया। सर मैं उस केस की बात ही नहीं कर रहा। सर मैं उस केस की बात ही नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलरली बिल ऑफ एंट्री की बात कर रहा हूँ सर, बस। सर बाकी हर केस में तो आईजीएसटी हम पे करके आए हैं सिंपली। जी पे करके आए हम लोग, इनवर्ड सप्लाई है हमारी, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। मैं परचेज कर रहा हूँ मटेरियल को। इनवर्ड आउटवर्ड से कोई लेना देना नहीं है उसका। हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। इवन डिलीवरी चालान होगा तब भी इनवर्ड आउटवर्ड की बात ही नहीं रही। मान लीजिए मैं जॉब वर्क के लिए भेज रहा हूँ। बात यहाँ पेबल की सर मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर टैक्स देना होता तो कितना देना होता, क्वांटम डिसाइड केवल कहा गया उसके बारे में। आप सही कह रहे हैं, टैक्स पेबल वर्ड का यहाँ यही मतलब है। अगर टैक्स देना होता, ऊपर जो टैक्स पेबल है, पेबल का मतलब टैक्स नहीं है। सर मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ सर। मैंने जॉब वर्क के लिए माल भेजा, ठीक है,
मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, उसके जॉब वर्क चार्जेस पर देना है केवल। इवन देन वहां भी अगर टैक्स पेबल मान के जो कीमत होती है उस हिसाब से जो टैक्स बनता है उसकी जी। दोगुनी लेते हैं सर वो। अच्छा सर सुनिए सर, आपने एक मिनट सर, अब आपने जॉबर की बात करी ना सर कोई बात नहीं सर, जॉबर की बात करी ना, पेबल की बात कर रहा हूँ सर, मैं पेबल और पेड कोई की बात बात नहीं, कर रहा अरे हूँ। सर कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, जी एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, वेलकम सर। एक एग्जांपल सर, मेरी बात तो सुनिए, एक एग्जांपल और देता हूँ सर। मुझे आप ये बताना, जब मेरी गुड्स जॉब वर्क के लिए मूव करती हैं इंटरस्टेट, तो सर मुझे कितने वैल्यू पे ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है सर? वो तो जॉब कितना भी हो, कितना भी हो, है ना, चाहे 2 रुपए का भी हो। यस सर। बिल्कुल ठीक है ना। अब जब मेरी जॉब वर्क वापस होके आ रही है दूसरे स्टेट से पहले वाले स्टेट में, तो कितने रुपए क्या चाहिए सर? तब भी कितना भी हो। जी 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 सर बैकग्राउंड से आवाज आ रही है सर कुछ। हाँ। मुझे ई-वे बिल चाहिएगा, वैल्यू प्लस जॉब चार्जेस दोनों का मिला के। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या हुआ, यूपी से एमपी जॉब वर्क के लिए गुड्स भेजी, ठीक है सर, जी और जी। मेरी गुड्स की वैल्यू केवल 20,000 रुपए, जी तो ई वे बिल मैंडेटरी है ना सर? नहीं 30,000 है तो नहीं मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है सर? सर दूसरे मैंने 50 की थ्रेशोल्ड लिमिट है। सर आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, रूल 138 पढ़िए सर, उसमें लिखा हुआ है अगर जॉब वर्क के लिए गुड्स का मूवमेंट होता है, कोई लिमिट इंटरस्टेट नहीं है। मूवमेंट होता है, तो कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, यानी 1 रुपए की वैल्यू पे भी ई वे बिल मैंडेटरी है। देना पड़ेगा। इंटर स्टेट पे लागू है। यस Yes, सर sir. यस सर। अब सर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, मेरी गुड्स वापस आ रही हैं जॉब वर्क होके, 10,000 रुपए 5,000 रुपए मान लीजिए जॉब वर्क चार्जेस है, गई थी 20,000 रुपए की, तो 25,000 रुपए मान लेते हैं वैल्यू, तो ई वे बिल मैंडेटरी है सर? जी तो राकेश गर्ग साहब, जी सर राकेश गर्ग साहब, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप प्लीज रूल 138 को दोबारा पढ़ लेना। जब जी। जॉब वर्क वापस होके आ रही है ना, तब ई वे बिल मैंडेटरी नहीं है, केवल जाने के लिए मैंडेटरी है। अरे आप नहीं अभी सर, अभी तो अरे हमारे कोई बात नहीं सर, सर आप अभी 138 खोलिए ना, पढ़िए ना सर, जी आप एक बार खोलिए 138 का थर्ड या फोर्थ प्रोवाइजो है सब रूल 1 का, एक सेकंड। आप पढ़िए सर। 138 सर। हाँ 138 का जो सब रूल 1 है उसका थर्ड या फोर्थ प्रोवाइजो है जो जॉब वर्क के लिए बात करता है, एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ दीजिए आप। जी 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 138 नहीं तो फिर हाँ आप जल्दी खोलेंगे, नहीं तो फिर मैं भी लगा दूंगा। हाँ मैं खोल रहा हूँ सर। Where the e-bill is not generated under sub rule 2 and the goods handed over, ये नहीं है सर, प्रोवाइडेड करके लिखा हुआ है सर, प्रोवाइडेड करके, provided that the registered person or the transporter may, that is one option। ये पहला वाला प्रोवाइजो, दूसरे पे तीसरा चौथे पे जाना पड़ेगा सर आपको। जी 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 provided that where the goods are transported for distance of 50 किलोमीटर, ये भी नहीं होगा। हाँ जी provided where the transported, आप ही देखें सर कौन सा है। अच्छा मैं देता हूँ सर, एक मिनट मैं देखता हूँ, मेरे पास खुला हुआ होना चाहिए सर। हाँ सर, सर स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी सर मैं रूल 138 निकाल रहा हूँ सर, बस एक मिनट, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है सर, हम लोग ना पिछले 5 साल से जीएसटी कर रहे हैं, और 5 साल से जीएसटी करते करते क्या हुआ सर, जो चीज एक बार दिमाग में बैठ गई ना उसको हम निकाल नहीं पाते, और मैं इसी का लाइव एग्जांपल यही वाला दिखाऊंगा सर, एक बार जी अच्छी बात है सर, वेलकम सर। क्योंकि हम कुछ ना कुछ, मैं भी सीखता हूँ सर, आप भी सीखेंगे शायद, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल जरूर। एक मिनट सर, ये मैंने मैं खोलूंगा, ये जीएसटी खोल दिया था, यस ये वाला, ये आ गया सर, ये देखिए ये रूल 138 मैंने खोला है सर। और राजेश शर्मा जी आप प्लीज जरा ध्यान देना उस चीज पे जो मैं पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ सर, ये 138 है, ठीक है सर राकेश सर साहब, ठीक है ना सर? जी, तो इसने क्या बोला सर, यहाँ पे ये फर्स्ट प्रोवाइज हो गया, सेकंड प्रोवाइज हो गया। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा सर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ऑल्सो वेयर गुड्स आर सेंट
वेयर गुड्स आर सेंट बाय ए प्रिंसिपल। सर एक तो वॉइस बहुत आ रही है सर ना। हाँ जी सर, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू a job worker located in another state or union territory, the e-way bill shall be generated either by the principal or job worker if registered irrespective value of consignment। जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है राकेश जी? लिखा हुआ ना गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल। यस सर, यस सर। सर क्या कहीं सेंट बैक भी लिखा हुआ है क्या इस प्रोवाइजो में? नहीं, इसमें भले ही नहीं लिखा हो सर, मूवमेंट मोटराइज व्हीकल पे तो होके चल रहा है, वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा एग्जांपल क्या था सर? 20,000 रुपए जब मैंने जॉब वर्क के ले दिया इंटरस्टेट तो 20,000 वैल्यू थी, जब वापस आया तो 20,000 प्लस 5,000 जॉब वर्क 25,000 रुपए हो गई। अब आपने मुझे बताया 25,000 रुपए भी ई-वे बिल मैंडेटरी है। यस सर। सर अगर यहाँ पे सेंट बैक लिखा होता तो 25,000 रुपए ई-वे बिल मैंडेटरी होता ना सर यहाँ तो तो सर वो क्लॉज खत्म थोड़ी हो जाएगी कि सब मोटराइज व्हीकल पे मूवमेंट तो होगा करना गुड्स का। सर मेरा मूवमेंट चीजों पे बिल्कुल छूट है राकेश जी, एक ध्यान देने वाली चीज है, इसीलिए इस अलग से लिखना पड़ा, एक जॉब वर्कर के लिए और एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए। तो यही पे इन्होंने ऊपर नीचे इसीलिए लिख दिया। मैं सर इतना बताना चाह रहा हूँ राकेश गर साहब, वापसी में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वैल्यू 50,000 रुपए से कम है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा होती तो ई-वे बिल मैंडेटरी होता। जी जी हम क्या मान के चलते हैं कि जब गया तब भी मैंडेटरी है, जब आया तब भी मैंडेटरी है। जी जी 50 से ऊपर है तभी है आपका कहना। तो वापसी में जाने के लिए तो 1 रुपए में भी बनेगा, लेकिन वापसी में 50,000 रुपए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जी 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 जी। और सर यही चीज मैं आपको बिल ऑफ एंट्री में भी बताने की कोशिश कर रहा था। तो सर मुझे आप ये बताइए, ये चीज आपको नहीं पता लगी या नहीं लगी सर? आज नहीं लगी सर, बिल्कुल लगी सेम टू लगी। सेम सर यही बिल ऑफ एंट्री में है। जी। तो मुझे लग रहा है सर, जो अभी मुझे नाम तो नहीं पता कौन थे जो कह रहे थे कि भाई वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो सर उनको भी मेरे ख्याल से एक बार सर बताएं प्लीज। आपको भी सर क्लियर हो गया होगा कि कुछ भी हो ई-वे बिल मैंडेटरी। सर नेक्स्ट पे आते हैं। सर अब क्या हुआ कि उन्होंने व्हीकल को डिटेन कर लिया। डिटेन करने के बाद में वो क्या करेंगे सर? नोटिस इशू करेंगे। नोटिस इशू करेंगे। नोटिस कितने दिन में इशू करना है? उनको डिटेंशन या सीजर के 7 डेज में नोटिस इशू करना है, 7 डेज में। और उसमें वो क्या स्पेसिफाई करेंगे कि पेनल्टी कितना पेएबल है। और जो ये नोटिस इशू करते हैं ना सर, ये आपका नोटिस इशू होगा MOB 07 में, और ये इशू होगा DRC 01 के साथ में, और इसमें पेनल्टी भी प्रेस्क्राइब करेंगे। और इसमें ना वो दोनों टाइप की पेनल्टी लिखते हैं सर। वो ये लिखते हैं कि भाई अगर एज ए ऑनर आप सामने आते हो तो कितनी पेनल्टी लगेगी, और एज ए ऑनर आप सामने नहीं आते तो कितनी पेनल्टी। दोनों मेंशन करते हैं। दोनों मेंशन करते हैं सर। जी जी। उसके बाद में सर कह रहे हैं कि जब 7 दिन का उन्होंने नोटिस दे दिया, तो जब रिसिपिएंट को वो नोटिस रिसीव हुआ, रिसीव होने के विदिन 7 डेज उनको ऑर्डर पास करना है। देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर विदिन ए पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो कुल मिला के ये हुआ कि उनके पास सर कितने दिन का टाइम है रिप्लाई देने का? 7 दिन का ही मान सकते हैं सर। जी 7 दिन का टाइम है, और उनको 7 दिन में रिप्लाई करना पड़ेगा कि भाई वो पे करना चाहते हैं पेनल्टी या पे नहीं करना चाहते। और कई बार तो ऐसा होता है सो कॉज नोटिस आने के बाद में DRC 03 से पेमेंट कर दिया जाता है। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब DRC 03 से पेमेंट कर दिया जाए और MOB 07 और DRC 01 आ जाए उसके साथ में, तो क्या वो ऑर्डर पास करेंगे? और अगर उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया तो क्या करना चाहिए? यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं सर उसको। अभी मेरे सामने केस आया कि जो व्हीकल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश से और जाना था गुवाहाटी। उसके अंदर ओडी व्हीकल के बेस पर उन्होंने व्हीकल को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद में MOB 07 इशू कर दिया, और उसमें उन्होंने पेनल्टी लगाई, लगभग 16 लाख की पेनल्टी लगाई।
हमने उसको डिफेंड करने की कोशिश की कि व्हीकल ओडीसी है, नॉर्मल व्हीकल नहीं है, पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। पार्टी थी मुंबई की और गाड़ी कहाँ पकड़ी गई थी, यूपी में नोएडा गया। तो पार्टी ने बोला जी हम चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो DRC 03 से सबमिट कर देंगे। अब उन्होंने DRC 03 से पेमेंट कर दी और इन बातों को करीब करीब महीना होने को है। अभी तक कोई भी उन्होंने MOB 09 में ऑर्डर पास नहीं किया है, कोई भी DRC 07 नहीं आया। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अभी आप सभी से, क्योंकि हम सब पिछले 5 सालों से ये काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो अपना ईवे बिल तो खैर अप्रैल 2018 में आया था। तो गर्ग साहब थोड़ा आप बताएं इस केस में क्या होना चाहिए, फिर मैं अपना व्यू बताऊंगा, क्योंकि क्या गलती हो रही है मैं उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। सर DRC 03 में जो पेमेंट कर दिया, हाँ जी, क्या 07 की जरूरत पड़ेगी? 07 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा आप ये कहना चाहते हो फिर 07 होना ही नहीं चाहिए। जी ठीक है, राजेश शर्मा जी आप? सर DRC 03 को कंसीडर नहीं किया जाएगा, जी क्योंकि जब आप अपील में भी जाएंगे तो वो कुछ लेगा ही नहीं, क्योंकि आपने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया, अगेंस्ट कोई नोटिस तो किया नहीं। बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया ना जी। तो मैं यहाँ पे यही हाईलाइट दो चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए सर, DRC 03 से पेमेंट करना एक अलग प्रोसीडिंग है जी और MOV 07 के बाद MOV 09 इशू करना अलग प्रोसीडिंग है। ऑफिसर ने क्या किया, जैसे ही MOV 07 इशू किया, प्रोसीडिंग तो पहले ही इनिशिएट हो गई थी, लेकिन सोकोज नोटिस दे दिया। अब उस सोकोज नोटिस को या तो ड्रॉप करे या उसका अगेंस्ट में ऑर्डर पास करे, और वो भी कब करना है, उसको विदिन 7 डेज करना है। अब मेरा वाला जो केस था जिसमें करीब महीना होने को है, हमने देख लिया कि वहां पर कोई भी ऑर्डर उन्होंने पास नहीं किया, DRC 03 से पेमेंट कर दी। तो सर मैं इसमें मेरा अपना एक व्यू ये बनता है, क्योंकि उसने कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया, सोकोज नोटिस दे दिया था, सोकोज नोटिस के बाद में ऑर्डर पास नहीं करना, इट मींस क्या है, अब ऑर्डर पास भी नहीं कर सकता, क्योंकि नोटिस इशू करने की डेट से जब वो सर्विस हुआ है नोटिस, विदिन 7 डेज ऑर्डर पास करना है। और ये जो मैंने DRC 03 से पेमेंट करी है, ये तो मैंने गुड्स की अर्ली रिलीज के लिए करी है। मैं इसका रिफंड क्लेम करूंगा, मुझे करना चाहिए इसका रिफंड क्लेम। और मेरे को ये बात सामने रखनी चाहिए कि अगर आपको मेरे यहाँ पे कोई गलती लग रही थी और मैंने कोई रिप्लाई दिया नहीं दिया, DRC 03 से मैंने पेमेंट करी नहीं करी, तो आपको तो अपना ऑर्डर करना चाहिए था ना। अब आपने ऑर्डर किया नहीं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं अपील में नहीं जा सकता। तो सर वो प्रोसीडिंग अलग है DRC 03 से पेमेंट करने की, और यहाँ सोकोज नोटिस करके ऑर्डर करने की प्रोसीडिंग दोनों सेपरेट है सर, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल सही सर, आपका व्यू सही है, क्योंकि उसने गलत किया। 7 डेज में अगर पेमेंट नहीं आ रहा है उसके बाद भी, तो आपको ऑर्डर तो पास कर ही देना चाहिए। और दूसरी बात सर, ये 7 डेज निकल गया, वो कर भी नहीं सकता। पेमेंट तो आ गया, पेमेंट तो आ गया, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल पेमेंट तो आ गया सर। अब तो उनको गाड़ी रिलीज कर देनी चाहिए। वो तो क्या करेगा, DRC 03 देखेगा, उसको लग गया कि भाई पेमेंट इन्होंने सेट ऑफ कर दी, कैश क्रेडिट लेजर से जहां से भी पे करनी थी पे करके, वो तो गाड़ी रिलीज कर देगा सर। DRC 03 पे उसका अधिकार भी तो नहीं है, उसको हाँ, सेट ऑफ कैसे करेगा वो तो वॉलंटरी पेमेंट है सर। सेट ऑफ तो टैक्स पेयर ने कर दिया ना अपने आप। नहीं, मैंने तो DRC 03 से पेमेंट किया, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो हाँ, अगर अनजस्ट अनरिच लागू नहीं हो रहा, मैं उसका रिफंड ले लूंगा। मैं यही तो कह रहा हूँ सर, क्योंकि उसने कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया। और दूसरी बात सर ये है कि जब तक ये केस आगे हाई कोर्ट में नहीं जाते, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती, तो आगे जाके हाई कोर्ट को या गवर्नमेंट को भी ये चीज पता नहीं लगेगी कि बिना ऑर्डर होके DRC 03 से पेमेंट हो रही है और ऑर्डर भी इशू नहीं हो रहा। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, हो सकता है जब हम DRC 03 से पेमेंट कर देते हैं तो एक मतलब ऑफिसर के लिए बड़ा आसान काम हो जाता है, ऑर्डर ही पास नहीं करना उसको। बिल्कुल 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 सर मेरे केस में डेटो यही केस था मेरा। परसों सेंट्रल वालों ने, आगरा में सेंट्रल GST वालों ने प्रेशराइज करके 03 से पैसा जमा करा दिया। उसका कारण भी यही था कि 7 दिन तक इंतजार करते रहेंगे तो मालूम पड़ी 30,000 रुपये तो मेरा जो है भाड़ा वाले को देना पड़ेगा, ट्रक वाले को। तो पार्टी बोली कि साहब 17,000 में मेरा कलेश तो कट जाएगा कम से कम, मैं तो DRC 03 से करता हूँ जमा। उन्होंने प्रेशराइज किया, उसने जमा करा दिया। मैं फिर अपील में जाऊंगा फिर तो। बिल्कुल सर। सर आपको ना DRC 03 में अगर आपने डिपॉजिट किया है तो पक्का आपको रिफंड क्लेम करना चाहिए, और आपको अपील तो जरूर से जरूर फाइल करनी चाहिए। क्योंकि मेरा रेशो, मैं अपना अगर मैं पर्सनल बात करूं तो मेरा पर्सनल रेशो, मेरा जो रेशो है ना 99% है। जितनी भी अपील फाइल करी है
मुझे ध्यान आ रहा है सिर्फ एक ही अपील ऐसी थी जो हमारे अगेंस्ट में गई, बाकी सारी अपील हमारे फेवर में गई, क्योंकि जी, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अभी तो मैंने आपको ध्यान दिलाया था ना सर, इस पे दोबारा ध्यान दिला रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा ना प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, और इसके जी। लिए मैंने कौन से प्रोविजन है, रूल 138A पहले ही बता दिया था आपको। जी, अब इसमें 130 के साथ भी मैं आपको कोशिश करूंगा डिफरेंस बताने की। जी। अब सर 129(6) क्या कहता है? 129(6) ये कहता है कि सॉरी, पिछले वाले सेक्शन में तो मैंने पढ़ लिया, विद इन 7 days डिटेंशन के उसको नोटिस इशू करना है, और उसको नोटिस सर्विस हो जाने के विद इन 7 days उसको MOB 09 में ऑर्डर इशू करना है। अब उन्होंने यहाँ बताया 129(6) के अंदर कि अगर जिस पर्सन को वो ऑर्डर इशू हुआ है, वो क्या है, जो ऑर्डर में अमाउंट स्पेसिफाई किया गया था उसको पे करने में फेल हो जाता है। अभी पे करने में फेल हो जाता है, इसको भी देखते हैं। वो पे करने में फेल हो जाता है, कब पे करना है उसको, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को व्हीकल को डिटेन किया, 7 तक उसने, मैं डेज के चक्कर में मत जाना आप, एक दिन आगे पीछे अगर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी लगे, मान लेते हैं 7 जनवरी को उसने क्या किया, नोटिस इशू कर दिया, तो 14 जनवरी को उसको ऑर्डर इशू करना। अब हम 14 जनवरी पे आ गए। जब हम 14 जनवरी पे आ गए, उसने बोला कि ऑर्डर करने की डेट से 14 जनवरी को किया, अगले 15 दिन के अंदर उसको क्या करना होगा, गुड्स और कन्वेंस को उसको रिलीज कराना होगा, यानी उसको क्या करना होगा, पेमेंट करनी होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं ये जो पेमेंट की डेट है लास्ट है 29 जनवरी। उसने क्या किया, अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो क्या होगा, गुड्स भी रिलीज हो जाएगा और कन्वेंस भी रिलीज हो जाएगा, यहां तक कोई इशू नहीं है। लेकिन अब क्या था, यहां पर एक बात ये आई कि भाई जिसका कन्वेंस है उसकी क्या गलती है, उसको तो पता ही नहीं था कि कोई नॉन कंप्लायंस है, या उसको पता ही नहीं था कि एक पैकेट के अंदर 10 एक बैग के अंदर 10 आइटम ना होकर 15 आइटम रखे हुए हैं, 20 आइटम रखे हुए हैं, या किसी दूसरी ब्रांड या कोई HSN है, कुछ भी है, कोई गलती हो गई उससे, जो सप्लायर है उससे, तो उसकी ट्रांसपोर्टर की कोई गलती नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर को ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आप अपना व्हीकल ले जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है, या तो जो ऑर्डर किया था 14 जनवरी को, उसमें जो पेनल्टी बताई है आप वो पे कर दीजिए, या 1 लाख CGST में और 1 लाख SGST में आप पेमेंट कर दीजिए। इन दोनों में से जो कम होगा, यानी कि जो पेनल्टी हमने ऑर्डर में बता दी या 2 लाख रुपए, दोनों में से जो कम है वो पे करो और अपना व्हीकल लेके चले जाओ, लेकिन गुड्स को ही छोड़ जाओ। वो व्हीकल को लेके जा सकता है, पहले ये प्रोविजन नहीं हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2022 से उन्होंने ये प्रोविजन कर दिया। अब देखिए प्रोवाइजर में कितनी बढ़िया बात लिखी है नीचे, इन्होंने बताया भाई कुछ गुड्स ऐसी भी तो हो सकती हैं जो पेरिसेबल नेचर की हो, हैजर्ड्स नेचर की हो। तो राजेश शर्मा जी ये बताइए, ऐसी गुड्स को जल्दी छोड़ा जाना चाहिए ना? बिल्कुल छोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल छोड़ा चाहिए। अब देखना सर इन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी है, सर मैं पढ़ रहा हूँ सर आपके सामने। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द डिटेन्ड और सीज्ड गुड्स आर पेरिसेबल और हैजर्ड्स इन नेचर और आर लाइकली टू डेप्रिशिएट विद पैसेज ऑफ टाइम, दिस सैड पीरियड ऑफ 15 days, सैड पीरियड ऑफ 15 days में बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो सर मैंने अभी आपको जो डेट बताई थी ना, 14 तारीख का वो ऑर्डर करेगा, उसके बाद उन्होंने बोला अगले 15 दिन में पेमेंट करनी है। तो कौन से पीरियड को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं सर? ये 14 से 29 जनवरी के पीरियड को कम करने की बात कर रहे हैं ना सर? बताइए, उसी को बात कर रहे हैं ना सर? उसी की बात राकेश सर जी, जी उसी की बात कर रहे हैं सर। एक बात बताइए, अगर इनको पीरियड कम करना होता तो सर ये उस वाले को करते ना, कौन से वाले को करते सर? ये कम करते 14 दिन वाले को, नोटिस वाले को ही पीरियड को पहले कम करते, वो उसको कम करना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है इनसे गलती रह गई है, आगे जाके हो सकता है ठीक कर दें। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं सर। मैं आपको कंपैरिजन दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने सर नोट किया था कि पेनल्टी कैसे लग रही है 129 के केस में। GSTR 1 फाइल नहीं करी, 3B फाइल नहीं करी, 9(9)C फाइल नहीं करी है आपने, या 2A 3B का डिफरेंस है, या आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है, या आपका वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है, आपका रेट ऑफ टैक्स गलत है, या आपका HSN कोड गलत है। इसकी वजह से क्या होता है, व्हीकल को और गुड्स को दोनों को डिटेन कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 129 सभी को कवर करता है? और 129 पढ़ाने से पहले मैंने आपको याद दिलाया था रूल 138A। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो राजेश शर्मा जी आप देखना
129 में मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड पोर्शन, ये कहता है कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। और 130 कहां से स्टार्ट होता है सर? कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ प्रोविजंस। डिफरेंस पता लगा सर आपको? क्लियर है वो? क्लियर है ना? मतलब कि अगर लॉ बनाने वाले की इंटेंशन ऐसी होती कि 129 में उसको सभी नॉन कंप्लायंस डालने होते, तो सर यहाँ पर क्या उसको प्रॉब्लम हो गई कि जो उसने एनी वर्ड यूज नहीं किया? इसका मतलब लॉ बनाने वाले की केवल और केवल ये इंटेंशन है कि रूल 138A पे ही जाना है, इसके आगे पीछे नहीं देखना कहीं पर भी। ना HSN कोड को चेक करना है, ना आपको रेट ऑफ टैक्स को चेक करना है, ना आपको वैल्यूएशन को चेक करना है, ना GSTR 1 को चेक करना है, 3B को, 99C को, 2A 2B, किसी डिफरेंस को चेक नहीं करना। आपको तो ये देखना टैक्स इनवाइस है, ई वे बिल है, या बिल ऑफ सप्लाई है, ई वे बिल है, या फिर आपका डिलीवरी चालान है, ई वे बिल है। इसलिए इन्होंने क्या किया, 129 सबसेक्शन 1 में एनी वर्ड यूज नहीं किया और 130 में इन्होंने एनी वर्ड यूज किया। अब एक चीज और है, आपको ध्यान होगा सर, जब ये 129 के अंदर अमेंडमेंट आया था तो इन्होंने क्या किया था, अपील के लिए पेनल्टी के टाइम पे कोई प्री डिपॉजिट का प्रोविजन नहीं था, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम अदर देन 129 की अपील करते हैं, कोई भी ऑर्डर डिसीजन है उसकी अपील करते हैं, तो पेनल्टी के लिए प्री डिपॉजिट नहीं कराना पड़ता, बल्कि डिस्प्यूटेड टैक्स के लिए जमा कराना, 10% जमा कराना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2022 से सेक्शन 107 में प्रोवाइजो ऐड कर दिया, सब सेक्शन 6 के अंदर उन्होंने ये बोला अगर 129(3) के अंदर कोई ऑर्डर हुआ है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई अपील फाइल करनी है, तो जितना पेनल्टी अमाउंट है उसके इक्विवेलेंट 25% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यहाँ ध्यान रखना सर, यहाँ पे वो कहता है 129(3) के अंदर अगर ऑर्डर हुआ है तो ये अपील होगी और तभी आपका प्री डिपॉजिट होगा। लेकिन DRC 03 के केस में कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, तो वहां पर अपील हो ही नहीं सकते। अब 130 पे आने से पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीजें सर और मैं बताना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा सर कि मेरा ऐसा मानना है कि 129 में IGST की पेनल्टी लग ही नहीं सकती। 129 के अंदर IGST की पेनल्टी नहीं लग सकती। अपना IGST एक्ट में एक सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 क्या बताता है कि CGST के कौन कौन से प्रोविजन मुटेटिस मुटेंडिस IGST के केस में भी एप्लीकेबल होंगे। तो IGST के केस में पेनल्टी का क्वांटम तो डिटरमिन किया जा सकता है, लेकिन IGST के अंदर पेनल्टी नहीं लगेगी। जो पेनल्टी लगेगी वो CGST और SGST में ही लगेगी। अगर मान लीजिए उसके अंदर टैक्स पेबल IGST भी है, तो भी सर पेनल्टी उसके अंदर CGST और SGST में ही लगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें एक दो पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा। यस, वो मैंने पहले ही कवर कर लिया आपका कि सेक्शन 129 में टैक्स को हटा दिया, लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आई जो है वहां पर अभी भी टैक्स वर्ड है कि 129 में जो आप टैक्स डिपॉजिट करेंगे उसको ब्लॉक्ड है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। तो ये 129 मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, क्योंकि शर्मा जी ने मुझे पहले बताया था कि 1 से 1.5 घंटा है, लेकिन अभी 130 है, तो थोड़ा सा इस पर भी टाइम लगाऊंगा सर मैं। 130 बात करता है सर कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। सर एक बात ध्यान रखना, अभी मैं जब आपको 130 पढ़ाऊंगा तो 129 में मैंने आपको ये बताया था सबसेक्शन 6 के अंदर कि अगर जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस है वो अपने कन्वेंस को रिलीज कर, तो वो क्या करेगा, जो टैक्स पेबल है जिसका ऑर्डर की 129(3) में किया गया है, या तो वो पे कर दे या माइक बंद कर लीजिए, दोनों में से जो कम हो उतना वो पे कर दे, तो वो गुड्स को कन्वेंस को वो रिलीज करा सकता है। ठीक है जी, अब इस पॉइंट को ध्यान रखना। और 130 में देखना, मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। 130 में क्या हुआ, एक तो ये 1 जनवरी 22 से सर चेंज कर दिया, क्योंकि पहले प्रॉब्लम हो रही थी। वो एक सिनर्जी फर्टिकैम वाला डिसीजन आया था, तो उसमें भी ये बताया गया था कि पता नहीं किस टाइप का एक्ट बना दिया गया है, क्योंकि 129 भी स्टार्ट होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट दिस एक्ट, और 130 भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 22 से नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट को डिलीट कर दिया और यहाँ पे लिखा वेयर एनी पर्सन। अब वेयर एनी पर्सन के बाद में इन्होंने क्या किया, रोमन 1 2 3 4 5 5 चीजें लाई, 5 चीजें डाली। 5 में से जो 4 चीजें हैं ना,
अभी मैं फिफ्थ की बात बाद में करूंगा। जो पहली 4 चीजें है ना, उसमें क्लियर सामने आ रहा है कि इंटेंशन होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में लिखा है सप्लाईज और रिसीव्स एनी गुड्स इन कंट्रावेंशन एनी ऑफ द प्रोविजन। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, वहां पे प्रोविजन लिखा है, यहाँ पे एनी ऑफ द प्रोविजन लिखा ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर विद इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने कोई भी सप्लाई करी, कोई भी गुड्स रिसीव करी, अगर प्रोविजन का कंट्रावेंशन हुआ किसी भी प्रोविजन का, और क्यों किया आपने कंट्रावेंशन? क्योंकि जो इंटेंशन थी वो टैक्स इवेजन की। इसी तरह से सेकंड में लिखता है कोई गुड्स आपने अकाउंट फॉर नहीं किया। जब कोई गुड्स आपने अकाउंट फॉर नहीं किया और वो लाइबल टू टैक्स थी, जब लाइबल टू टैक्स थी तो इसका मतलब यहाँ पर इंटेंशन पहले ही आ गई। इसी तरह से अगर रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है और विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं और वो गुड्स लाइबल टू टैक्स है, तो सर यहाँ पर तो इंटेंशन वैसे ही क्लियर है, वो गुड्स लाइबल टू कॉन्फिस्केशन होंगी। और एक और चीज है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रोमन 1 2 3 लिखा हुआ है इसमें से कुछ बच गया ना, तो उन्होंने सारा का सारा रोमन 4 में कवर कर लिया। कंट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर विद इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब अगर कुछ भी बच गया ना तो हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको रोमन 4 में ले आएंगे। ये प्रोविजन भी ना कुछ कुछ कस्टम से ही उठ के आया है, ये प्रोविजन भी कुछ कुछ कस्टम से ही उठ के आया है, क्योंकि जहां देखिए इंटेंशन है पहले से ही आपकी टैक्स इवेजन की, तो वहां पर आपको गुड्स वापस दी ही नहीं जाएंगी। अगर गुड्स दी जाएंगी तो कुछ ना कुछ फाइन लिया जाएगा आपसे, तभी तो गुड्स वापस दी जाएंगी। अगर आप फाइन नहीं दोगे तो गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। जब गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा तो ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको डिस्पोज ऑफ करके, उनको सेल करके जो उसका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है वो रिकवर कर। यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट था, यहाँ पर लिखा हुआ है uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provision of this act or rule made thereafter, unless the owner of conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent and person in charge of the conveyance। तो यहाँ पर सर देखिए, यहाँ पर ये लिखा कि इंटेंशन है, यहाँ पर सर ये कहीं नहीं लिखा कि इंटेंशन है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर लिखा है अगर उसकी कन्वेंस है और उसकी मर्जी से उस कन्वेंस का यूज किया गया है तो उस कन्वेंस को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता। अभी मैं केवल पॉइंट नंबर 4 की बात करूंगा, बाकी पॉइंट की बाद में बात करूंगा। देखिए पॉइंट नंबर 5 में राकेश जी क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि उसकी अगर नॉलेज है और उसने हेल्प करी है कि कंट्रावेंशन हो और गुड्स का मूवमेंट हो तो उसको क्या किया जाएगा? कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। यही लिखा है ना सर जी। अब सर उस ट्रांसपोर्टर पे होगा क्या? ये प्रोवाइजो पढ़ते हैं सर, ध्यान देना। प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर एनी सच प्रोविजन एनी सच कन्वेंस इज यूज्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ऐसा कोई जो कन्वेंस था वो यूज किया गया तो क्या होगा? यूज किया गया किस लिए किया गया? गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो क्या होगा? जो ऑनर ऑफ कन्वेंस है उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा। क्या ऑप्शन दिया जाएगा? कि भाई अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो कन्वेंस है वो कॉन्फिस्केट ना हो तो आप एक काम करें, फाइन पे कर दें। और फाइन कितना होगा? जितना जो उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही थी उस पर जितना टैक्स पेबल है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उसमें 1 लाख रुपए का गुड्स था और उस पर क्या है? टैक्स कितना पेबल है? मान लेते हैं 18,000। तो ये प्रोविजन कहता है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कन्वेंस है वो कॉन्फिस्केट ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फाइन पे करना पड़ेगा और वो 18,000 के बराबर। राकेश जी यही कह रहा है ये? सर हाँ या ना बताइए राजेश शर्मा जी। जी वो तो ये कह रहा है ऑप्शन 2 पे ए फाइन इक्वल टू टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल के जितना उनको फाइन पे करना है। तो मैंने आपको एग्जांपल में दिया 18,000 रुपए टैक्स बनता है तो 18,000 रुपए फाइन पे करेगा वो। बिल्कुल। अब सर आप ये देखिए मैंने 129 में क्या बताया था? 129 में तो उसको एक और ऑप्शन दिया गया था कि जो 129 सबसेक्शन 3 के अंदर जो ऑर्डर किया गया है या तो आप वो अमाउंट पे कर दीजिए या 2 लाख रुपए दे दीजिए। वहां 2 ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों किया गया,
या तो यहाँ पर भी ये 2 ऑप्शन दे देते कि अब यहाँ पर लिख देते या तो जो टैक्स पेबल है वो दे दो और या 2 लाख रुपए दे दो। बिल्कुल। इसमें एक चीज और है जी। सर, मैं जो ध्यान दिला रहा हूँ, जो ये चौथा पॉइंट जो इसका कह रहा है कि कंट्रावेंशन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो जितने दक्षिण भारत स्टेट्स हैं वो तो 129 जानते ही नहीं है, सीधे 130 की कार्रवाई कर रहे हैं। हो सकता है सर, हो सकता चाहे है। वो गोवा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पंडिचेरी, कोई हो, वहां 130 कार्रवाई करते हैं। फिर इसमें जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मुझे आपने एक बिल दिया और एक ईबे बिल दिया और 10 गत्ते कार्टून मेरे लोड कर दिए वहीकल में और कहा कि ये जाओ वहां दे आओ। मुझे नहीं मालूम उस गत्ते में क्या गुड्स हैं और वो इनवाइस है और ईबे बिल सही है या गलत है ये भी मैं नहीं जानता। मैं गुड्स को कैरी कर रहा हूँ और रास्ते में वो गाड़ी डिटेन हुई, पकड़ी गई और उसके बाद अधिकारी ने जांच में कहा कि ये तो सब फर्जी है, फ्रॉड नहीं है। यहाँ ट्रांसपोर्टर की कहाँ कोई दोष है? वो कह रहा प्रपत्र मेरे पास है, गुड्स क्या है ये मैं नहीं जानता, ये तो गत्ते हैं, पैक हैं, क्या है मुझे नहीं मालूम। अब इसे तो आप खोलेंगे तभी मैं जानूंगा, मुझे कोई अधिकार नहीं है खोल के मैं लाने का। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को एक मिनिमम ऑप्शन देना चाहिए कि वो उसे बहुत कम पैसे में अपनी गाड़ी को रिलीज करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, वो आप उसको बिल्कुल सर, आप बिल्कुल नीलाम करके आप ले लें। सर यही मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि 130 में भी ये ऑप्शन देना चाहिए, जैसे आपने बताया ना नॉर्थ इंडिया में, सॉरी साउथ इंडिया में लगा रहे हैं, यहाँ पे है ही नहीं सर उनके लिए। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इसमें भी अमेंडमेंट आना चाहिए। अभी हो सकता है उनका ध्यान नहीं गया हो लॉ मेकर्स का, लेकिन मैं पक्का बता रहा हूँ सर आने वाले टाइम में इसमें भी अमेंडमेंट होगा। बिल्कुल, हमको साउथ लगता है राजेश जी, साउथ के स्टेट के अलावा सेंट्रल जीएसटी के ऑफिसर्स भी यही कर रहे हैं, डायरेक्ट 130 इन्वोक करते हैं। अच्छा, सेंट्रल वाले जो होते हैं ना वो तो सर बहुत कम गाड़ी पकड़ने का काम करते हैं। हो सकता है आप सही कह रहे हैं कम सर, करते हैं तो, लेकिन उसमें 130 पे ही ले जाते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल सर। अच्छा, जो मैं आपको 130 पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें देखिए 2 चीजें हो गई। एक तो ये हो गया कि टैक्स पे करना है, एक ये हो गया पेनल्टी भी पे करनी है। जो टैक्स पे होगा वो किस पे होगा? गुड्स पे होगा, और जो पेनल्टी पे करेगा वो कौन पे करेगा? वो पर्सन पे करेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने बता दिया वेयर एनी पर्सन, जो ये वाला कोई भी काम करता है, रोमन 1 2 3 4 है, और फिर जो ट्रांसपोर्टर है वो जो कन्वेंस है उसके लिए उन्होंने अलग से बना रखा है। वो क्या कहता है? ऑल सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड पर्सन शैल बी लायबल टू पेनल्टी। तो इनको तो कॉन्फिस्केट किया जाएगा और पर्सन में पेनल्टी लगाई जाएगी। अब कॉन्फिस्केट कर लिया गया तो पक्की बात है गुड्स तो मिलना नहीं, ना कन्वेंस मिलना है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दिया। क्या प्रोविजन दिया? कि भाई अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपका जो गुड्स है या कन्वेंस है वो कॉन्फिस्केट ना हो, तो आप एक काम करिए, आप हमें फाइन दीजिए। आप हमें फाइन दीजिए और फाइन के बाद में अपना गुड्स है, अपना कन्वेंस है, वो ले जाइए। फाइन कितना होगा इन्होंने उसकी वो भी तय कर दी, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। इन्होंने बताया जो फाइन होगा ना वो आपके मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स चार्जेबल देयर ऑन, उससे क्या होगा? ज्यादा नहीं होगा। सच फाइन सेल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो कॉन्फिस्केट की गई है और जो उस पर टैक्स चार्जेबल है देयर ऑन, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, मिनिमम का भी बता दिया कि जो फाइन और पेनल्टी लगेगी ना वो जितना टैक्स पेबल था उस गुड्स पे उसके 100% के बराबर तो कम से कम होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप फाइन पे करिए, अपना गुड्स और कन्वेंस ले जाइए। अब एक क्वेश्चन आया, यहां पे एक क्वेश्चन ये आया कि जब गुड्स या कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो जाता है तो उसकी ऑनरशिप, उसका टाइटल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। जब कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर होगा तो उससे पहले डेफिनेटली अमाउंट भी बताया जाएगा कि कितना फाइन पे करना है। उसके लिए MOV 010 है अपने पास में, वहां पर ये क्या बात करते हैं भाई कितना फाइन लगेगा वो बता देते हैं, और MOV 11 में कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर। अब मान लीजिए गुड्स का जो ऑनर है या जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज या कन्वेंस का ऑनर है वो सामने नहीं आते, पेमेंट करने के लिए नहीं आते, कोई भी नहीं आता। तो
अब देखिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बता रहा हूं जो सेक्शन 130 का है। वो सेक्शन 130 क्या कहता है, सब सेक्शन 5 वो ये कहता है जो गुड्स और कन्वेंस कॉन्फिस्केट किए गए हैं ना, उनका जो टाइटल है वो तो गवर्नमेंट में ट्रांसफर हो गया, और उनसे जो सेल प्रोसीड आएगी, वो कहां चली जाएगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप इसको एक समझने की कोशिश करें। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का उन्होंने फाइन लगाया, गुड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जो कन्वेंस है मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मान लीजिए उसको रिलीज कर दिया गया, तो गुड्स की वैल्यू 1 करोड़ रुपए, गुड्स पे 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। जब फाइन लगाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पोर्टल पे तो आएगा, DRC 07 तो होगा कि भाई इतना का फाइन लगाया है, ये टैक्स है, ये इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है। अब उसके बाद में सर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने उसको कॉन्फिस्केट किया, उसको सेल किया, उसको डिस्पोज्ड ऑफ किया, तो यहाँ पे सबसेक्शन 7 में क्या लिख दिया कि जो उसकी सेल प्रोसीड है कहां चली जाएगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट हो जाएगी। एक बात बताइए, जब वो गवर्नमेंट के पास चली गई तो जो पोर्टल पे डिमांड खड़ी हुई है वो कैसे खत्म होगी? आप समझ रहे हैं राजेश शर्मा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बहुत बड़ी कमी है। बिना DRC 07 के कोई डिमांड क्रिएट नहीं होगी, और वो क्रिएट रह गई, इधर आपने गवर्नमेंट के खाते में पैसा डाल लिया। ये पैसा तो DRC अगेंस्ट 7 के डिपॉजिट होना चाहिए। यस, होना इसमें ये चाहिए था कि ये उस पर्सन के कैश लेजर में डिपॉजिट होता, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर किसी पर्सन के GST अकाउंट में कोई DRC 07 में डिमांड खड़ी हुई है तो वो उसके अकाउंट से ही तो जाके सेट ऑफ होगी, चाहे आप कैश से करें चाहे क्रेडिट से करें। पेनल्टी है तो कैश से, टैक्स से तो हो सकता है क्रेडिट से हो जाए। अब यहाँ तो क्या किया आपने, जो पैसा आया सेल प्रोसीड से वो तो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, अब वो खड़ा रहेगा वहां पे उनकी डिमांड। तो करना क्या चाहिए था इनको करना ये चाहिए था कि वो पेमेंट पहले उसी पर्सन के कैश लेजर में डिपॉजिट होता जो सेल प्रोसीड आया है, और फिर वहां से वो सेट ऑफ होता। अब यहाँ पर एक लड़ाई और चल रही है, ऐसा एक लड़ाई और क्या चल रही है, एक तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया कि कॉन्फिस्केशन में क्या होता है, गवर्नमेंट को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जब गवर्नमेंट को ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो जिस भी गवर्नमेंट को ऑनरशिप ट्रांसफर होती है ना, वो ये कहती है अब तो मालिक बन गए इसके, गुड्स या कन्वेंस, उससे जो सेल प्रोसीड आएगी ना उस पर केवल उन्हीं का हिस्सा रहेगा। अगर मान लेते हैं यूपी, हरियाणा, MP किसी भी हम स्टेट की बात करें, मान लेते हैं यूपी की बात करते हैं क्योंकि यूपी में ज्यादा है, वहां पे क्या होगा, गुड्स कॉन्फिस्केट कर लिए, कॉन्फिस्केट करके ऑनरशिप चली गई गवर्नमेंट के पास में, सेल प्रोसीड क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिपॉजिट कर ली। तो वहां पर जो फाइन लगाया जा रहा है ना वो केवल स्टेट का ही लगाया जा रहा है, वहां पर सेंट्रल का नहीं लगाया जा रहा। जबकि होना ये चाहिए, अगर आप सेक्शन 6 को ध्यान से देखते हैं तो आपने अगर एक एक्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी तो डेफिनेटली दूसरे एक्ट में भी तो प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी चाहिए, और जो फाइन है वो दोनों एक्ट में लगना चाहिए, पेमेंट भी दोनों एक्ट के लिए होनी चाहिए। पर यहाँ पर कुछ स्टेट ने अपने अलग अलग तरीके अपनाए और उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। अब आने वाले टाइम में जो ये DRC 07 खड़े रह जाएंगे, डिमांड खड़ी रह जाएगी और सेल प्रोसीड गवर्नमेंट में चली गई, पता नहीं क्या होगा, आने वाले टाइम में पता चलेगा। इसके साथ साथ इसमें मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप ये देखिए कि अगर गुड्स कॉन्फिस्केट कर ली, इन्होंने यहां पे क्या शुरुआत करी, राजेश शर्मा जी, राकेश गर्ग जी, आप प्लीज ध्यान से देखना, इन्होंने कहा कि इंटेंशन टैक्स इवेजन की है, तो इसका मतलब यह हुआ टैक्स तो पे नहीं हुआ। जब टैक्स पे नहीं हुआ तो 130 क्या कहता है, हम फाइन लगाएंगे और पेनल्टी लगाएंगे, तो टैक्स कहां जाएगा? आप टैक्स की बात क्यों नहीं करते? टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। पहले तो इसमें टैक्स वर्ड था, अब टैक्स है ही नहीं, क्योंकि वो सबसेक्शन 3 जो था वो डिलीट कर दिया इन्होंने। एक प्रकार से उनको गुड सस्ता पड़ गया 129 के मुकाबले। यहाँ पे टैक्स ही नहीं है, मतलब टैक्स कहाँ डिपॉजिट होगा? हो सकता है आने वाले टाइम में हमें फिर से इसमें कुछ चेंज देखने को मिले सर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा सर, इसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया था कि जो ट्रांसपोर्टर है उसमें तो देखिए सर पेनल्टी के लिए ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो 129(3) के अंदर ऑर्डर किया गया है वो या 2 लाख रुपए, और 130 में वो केवल बात करता है जितना गुड्स पे टैक्स पेबल है वहां तक की। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, मैं ये कह रहा हूं कि एडवोकेट्स हैं, हाई कोर्ट में भी जाते हैं, सीए नहीं जा सकता हाई कोर्ट में। सर जो 129 है ना, पूरे एक्ट में, पूरे रूल में कहीं कोई फॉर्म्स का जिक्र नहीं है।
सारा का सारा जो 129 चल रहा है ना, जो उसका प्रोसीजर है, जो उसका ऑपरेशन है, वो सर्कुलर के थ्रू हो रहा है सर। और मुझे ये समझ में नहीं आया, मैंने आज तक कोई भी ऐसा केस लॉ नहीं देखा जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया हो कि सर्कुलर के थ्रू आप कैसे इतने 129 और जो अपना रूल 138 है, ये प्रोसीजर वगैरह कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। केवल एक सर्कुलर के थ्रू पूरे इंडिया में कितनी पेनल्टी सर लग रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो सर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपका कोई केस हो जो आपका हाई कोर्ट तक पहुंचे, तो आप उसमें इस बात को जरूर रखना कि सर्कुलर के थ्रू ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सर्कुलर एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है, सर्कुलर केवल और केवल डिपार्टमेंटल ऑफिसर पर बाइंडिंग है सर। क्योंकि जब आप देखेंगे ना सर्कुलर को, उसमें लिखा भी होता है वो किसको एड्रेस किए जाते हैं, वो एसएससी को एड्रेस नहीं होते, वो प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, जो इस टाइप के जो हायर अथॉरिटी है उनको एड्रेस करके लिखे जाते हैं कि जो फील्ड फॉर्मेशन है उनको आप आगे नोटिस इशू करके समझाइए कि 129 के लिए प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। और मैंने यहाँ पे सर लिखा हुआ है, इसके लिए सर्कुलर इशू हो रखा है। सबसे पहले आया था 41, ये अप्रैल 2018 में आया था, 13 अप्रैल को आया था सर ये। इसके बाद जो ये वाला सर्कुलर था, इसमें अमेंडमेंट किया गया था सर्कुलर नंबर 49 से, और एक हमारे पास और सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 64। और ये हमारे पास जो सर्कुलर 64 है, ये क्या है, ये बात करता है अगर 129 का केस बनता है, 129 का केस बनता है, उसमें मुझे याद आ रहा है सर 5 या 6 ऐसी एरर बताई गई हैं जहां पर 129 में आपको 200% तक पेनल्टी लगानी नहीं चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, आपका एड्रेस ठीक है लेकिन उसमें कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, आपने क्या किया, पिन कोड में कोई गलती हो गई लेकिन उससे आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं हो रही है, आपने कोई इनवॉइस नंबर डाला उसमें कोई डिजिट आगे पीछे हो गई है, इसी प्रकार से जो व्हीकल का नंबर है उसमें भी कोई डिजिट आपकी आगे पीछे हो गई है। और वहां पर ना एक इंटर एलिया वर्ड और यूज किया गया है। इंटर एलिया का मतलब ये होता है कि जो ये सिचुएशन दे रखी है ना, इसी जैसी और भी अगर सिचुएशन हो तो उसमें भी आपको 129 इन्वोक नहीं करना है, लेकिन हाँ आप चाहें तो पेनल्टी लगा सकते हैं 500 प्लस 500, यानी 1000 की पेनल्टी आप उसमें लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगाते। और मैं आपको ये बताऊं कि जहां पर भी, खासकर मैं यूपी में विशेष रूप से ये चीज देख रहा हूं क्योंकि यूपी में मेरे बहुत सारी अपील चल रही हैं, वहां पर छोटी छोटी गलतियों के लिए पूरी पेनल्टी लगाई जा रही है। अभी मैं आपको एक अपना ही केस शेयर कर रहा हूं सर। क्या हुआ, एक गाड़ी चली आपकी एमपी से और उसको नोएडा होते हुए मान लेते हरियाणा में आना था, और वो जो गाड़ी थी ना, उस गाड़ी के अंदर जो गुड्स रखा हुआ था इतना था कि दोनों तरफ से वो बाहर निकला हुआ था, करीब करीब 1 फीट राइट हैंड में, 1 फीट लेफ्ट हैंड में। अगर कोई भी ड्राइवर या जो साथ वाली सीट है उस पर बैठ के देखेगा मिरर से तो उसको सीधा दिख जाएगा। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये एक प्रकार से ओडीसी व्हीकल बन जाता है। और ओडीसी व्हीकल के लिए क्या है, अगर आपको वैलिडिटी पीरियड काउंट करना है तो एक दिन में वो ये कहते हैं 20 किलोमीटर आप काउंट कर सकते हैं कि ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अब उस गाड़ी ने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया एक दिन में, और 2 दिन में 400 का कर लिया। जब 2 दिन में 400 का कर लिया, नोएडा में उस गाड़ी को डिटेन किया गया। तो हमने ऑफिसर को समझाया कि सर ये ओडीसी व्हीकल है और इसकी वैलिडिटी जो है वो इस हिसाब से काउंट की गई है। तो उन्होंने क्या बोला कि ओडीसी व्हीकल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओडीसी व्हीकल एक दिन में 20 किलोमीटर ज्यादा नहीं चल सकता, और आपका तो एक दिन में 200 किलोमीटर चल गया। अगर ये 200 किलोमीटर चल गया तो ओडीसी नहीं है, अगर ओडीसी है तो 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकता। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं माने, सो को नोटिस देना ही था। अल्टीमेट क्या हुआ, पार्टी को जल्दी थी, DRC 03 से पेमेंट कर दी, ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ। अब इस वाले केस की जो मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, मान लेते हैं ऑर्डर, मान लेते हैं वो इशू कर भी देते हैं या नहीं भी किया, तो ऐसे वाले केस को हमें आगे जरूर से जरूर ले जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है इन सभी केसेस में 129 की जो पेनल्टी है ना वो छूटने वाली है। मैं देख लेता हूं सर कोई और, अगर हाँ और कोई चीज अगर कोई एक केस जोड़ दीजिएगा। यहाँ तो कौन सा सर? ओडीसी को मान लिए, यहाँ तो जस्ट उल्टा ओडीसी को मान लिए। अच्छा, ओडीसी मान लिया, हाँ जस्ट उल्टा। एक चीज और है, एक पॉइंट और है बस सर, एक पॉइंट और मेरा छोटा सा रह गया यहाँ पर सर। 129 जो 6 जगह वहां पे लिखा हुआ है सर, प्लीज
सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो 129(6) है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो पेमेंट करने में फेल हो जाता है, तो सर मैं आपको ये बता दूं, दो चीजें हैं कि अगर मान लीजिए वो क्या किया, उसने पेमेंट नहीं करी और वो अपील में चला गया, तो क्या हम कह सकते हैं वो पेमेंट करने में फेल हो गया? सर वो पेमेंट करने में फेल नहीं हुआ, उसने क्या किया, प्री डिपॉजिट किया और अपील में चला गया, तो यहां पर वो गुड्स को डिस्पोज्ड ऑफ नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपने मान लीजिए बैंक गारंटी दे दी, आपने बैंक गारंटी दी, सिक्योरिटी फर्निश कर दी, उसके बाद में वो क्या है, आप चाहते हैं कि मेरी गुड्स रिलीज हो जाए, नहीं, गुड्स रिलीज नहीं होंगी, उसको फाइनल ऑर्डर करेगा वो, और फाइनल ऑर्डर करने के बाद में अगर आप अपील में जाना चाहते हैं, आप अपील में जा सकते हैं, गुड्स आपके रिलीज नहीं होंगी जब तक अपील का डिसीजन नहीं आएगा। तो सर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपने क्या किया, उसने ऑर्डर किया, ऑर्डर के नेक्स्ट डे आप अपील में चले गए, प्री डिपॉजिट आपने कर दिया, तो गुड्स को सेल नहीं कर सकता। लेकिन सर आपको ये पता है कि अपील का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं आता, 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाए। वैसे लॉ में लिखा हुआ है, सेल वर्ड यूज किया हुआ है वहां पर कि अपील का डिसीजन विद इन 1 ईयर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बाद में भी हो सकता है। तो सर यहाँ पर अब जो वो अपील में गया जल्दी, वो इसीलिए तो गया था कि ताकि गुड्स जल्दी रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर अपील के अंदर ऐसा प्रोविजन किया जाना चाहिए कि जो पर्टिकुलरली 129 के केसेस हैं उनके लिए अपील का फाइनलाइजेशन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो फायदा होगा। अदरवाइज तो गुड्स वहां पर रखी हुई हैं, उसका ट्रक भी खराब हो रहा है, गुड्स भी खराब हो रही है, और जहां पे रखा हुआ है उसका गवर्नमेंट का रेंट भी जा रहा है, और ऑर्डर पता नहीं कब आएगा। तो सर थैंक यू वेरी मच। था ये जो आप कह रहे हैं ना सर जी, वेट एक्ट में था 48(7) सेक्शन हुआ करता था, तो उसमें ये था कि नेक्स्ट डे अगर वर्किंग डे है तो उसकी सुनवाई तुरंत होती थी। जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है अभी। सर आपका अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। एक मैं अपनी बात कहूँ थोड़ी सी, जी, शुरुआत हुई कि अगर ईवे बिल जैसे बताया कि माल जब तक अनलोड नहीं हो जाएगा तब तक मूवमेंट में माना जाएगा, ऐसे ही था ना सब। जी, मैं जिक्र करना चाहूंगा, कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला आया, उसमें क्या हुआ कि ईवे बिल की वैलिडिटी वहां तक माल पहुंच गया प्रेमिसेस में, प्रेमिसेस के बाहर के लिए गेट पे कह लीजिए, तो वो अगले दिन ही उसका अनलोड हुआ, जबकि अगले दिन उसका टाइम निकल गया। तो ये हेमनाथ मोटर्स का केस था, उसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि मूवमेंट के दौरान ही ईवे बिल जरूरी है, वहां तक अगर हो गया तो ठीक है, उसके बाद में कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बोला होगा सर, हाई कोर्ट है वो, मतलब ना नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन देते हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, बिल्कुल बोला होगा। सर मूवमेंट तो सब खत्म हो गया, लेकिन मूवमेंट तक वैलिड था हमारा ईवे बिल। मूवमेंट के दौरान जरूरी था। म्यूट डिस्टर्बेंस आ गया। एनी मोर क्वेश्चन? किसी अन्य का क्वेश्चन कोई है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। पहले नाम बताइए सर। जी सर, मैं कपिल देव प्रजापति महाराज। जी जी। सर एक रेगुलर का व्यापारी है, वो भूलवश बिल ऑफ सप्लाई काट दिया और उसमें ईवे बिल भी जनरेट कर दिया, तो क्या इस पर अधिकारी गाड़ी को डिटेन कर सकते हैं? भूलवश काट दिया मतलब कि गाड़ी में कोई भी मटेरियल नहीं था, उसने भूलवश इनवाइस भी बना दिया, भूलवश ईवे बिल भी बना दिया सर? नहीं सर, गाड़ी में माल था, माल जा रहा था, अकाउंटेंट ने टैक्स इनवाइस के पर बिल ऑफ सप्लाई काट दिया और उसका ईवे बिल बना दिया, ईवे बिल बना के माल भेज दिया। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अधिकारी को पता कैसे चला के टैक्स इनवाइस बनाना था? वो जीएसटी नंबर डाल के पोर्टल पर चेक करते हैं। नहीं सर, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब उसने ये चेक किया होगा ना गुड्स टैक्सेबल है। गुड्स टैक्सेबल है और व्यापारी जो रेगुलर में है उनको टैक्स इनवाइस जनरेट करना था।
सर अगर आप 129 देखेंगे ना सर, 120 सॉरी, अगर 129 देखेंगे और इसको 138A के साथ पढ़ेंगे तो आपको सर मेरे हिसाब से आंसर मिल जाएगा। सर वो क्या करना चाहिए उसको, कपिल साहब, उसको क्या करना चाहिए, इस केस को बनाकर जुडिशनल ऑफिसर के पास भेजना चाहिए, ना कि उसको फील्ड में बैठ के एज ए इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसको वहां पे बैठ के उसका असेसमेंट करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, जो जुडिशनल ऑफिसर है वहां पर इसको भेजे और उसको बताए कि भाई देखिए टैक्सेबल सप्लाई, इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने अपना एग्जेम्प्ट सप्लाई का इनवाइस बना दिया, तो मेरे विचार से सर उसको नहीं लगानी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न है? क्या नाम के साथ प्रश्न रख सकते हैं? मैं सर कोशिश करूंगा, नहीं आएगा तो मना कर एक दूंगा। क्वेश्चन और है सर। जी, हाँ, एक सेलर और परचेजर दोनों अनरजिस्टर्ड है, उस केस में कौन सा बिल जनरेट होगा? सर देखिए, अगर पहले ये बताइए, सेलर और परचेजर दोनों अनरजिस्टर्ड हैं, ठीक है सर, तो क्या उन पे जीएसटी लॉ एप्लीकेबल होता है? या तो टैक्सेबल हो, टैक्सेबल पर्सन हो, मतलब या तो रजिस्टर्ड हो या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो। सर आप भी रजिस्टर्ड नहीं है, मान लीजिए मैं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैंने आपको कोई मटेरियल भेजना है, सर मैं कोई भी कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट बना के मटेरियल सेल कर दूंगा सर, आपको भेज दूंगा। 50,000 से ऊपर का लेकिन गुड्स है सर, तो वो उस पर तो ईवे बिल लगेगा। बिना ईवे बिल का हम कैसे माल भेजेंगे? कोई बात नहीं सर, सर इसके लिए भी प्रोविजन कर रखा है ई-वे बिल की साइट पे, अगर आप एज ए सिटीजन ई-वे बिल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं सर, कहीं मना ही नहीं है। सर उसमें इनवाइस हम क्या लगाएंगे? बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे, टैक्स इनवाइस? सर आपको नहीं बनाएंगे, ना बिल ऑफ सप्लाई लगाएंगे ना सर, ये बिल ऑफ सप्लाई और जो टैक्स इनवाइस है ना, ये सर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है, ये सर सिटीजन के लिए नहीं है। सर एक अनरजिस्टर्ड जो सिटीजन है उसको कौन सा इनवाइस बनाएगा? कोई इनवाइस तो जनरेट होगी यहाँ पर। सर आप प्लेन पेपर पे भी लिख देंगे ना कि मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ या मैं अपना टीवी सेल कर रहा हूँ, तो भी काम चल जाएगा, उसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है सर, बस ये ध्यान रखना है सर, ये ध्यान रखना है। हाँ बताइए। जब हम पोर्टल पर जाएंगे बनवाने तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर मांगेगा, डेट मांगेगा, तो कोई तो नंबर डेट हम सर 1 नंबर डाल दो, 2 नंबर डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है सर? अरे कोई तो नंबर एक जनरेट करना पड़ेगा, जिस पे रोज काट रहे हो वही नंबर पड़ जाएगा। कोई भी डाल दो सर, कोई भी डाल दो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है सर? अरे सर नंबर नहीं डालेंगे हम, नंबर तो 1-2 से शुरू करना ही पड़ेगा। हम कैसे टोटल लगा पाएंगे कि हम पंजीयन सीमा में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? सर वैसे जब वो 50,000 से ऊपर का माल बेच रहा है तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी तो बन रही है उस पे, लेकिन अनरजिस्टर्ड काम कर रहा है। नहीं सर 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 एक मिनट, काम मतलब उसके मेजरमेंट चल वो रही है। 50,000 से ऊपर का मटेरियल बेचना तो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी कहाँ आ गई सर? रजिस्ट्रेशन देखिए सर, ऐसा 50,000 का माल बेच रहा है तो अगर अनरजिस्टर्ड है या अगर डीलर है वो, या तो पर्सनल गुड्स बेच रहा है वो, तो पर्सनल तो कोई बात नहीं है, उसने चालान काट दिया, उसने लेटर ऑफ ट्रांसफर दे दिया। लेकिन अगर माल दुकानदारी कर रहे हो, 50,000 से ऊपर माल बेच रहा है, ये तो बाहर का चला तो उसकी है ना, तो प्रेजेंशन होता है बंद कहाँ से करेगा? नहीं सर, एक बात है, जब तक मैं गुड्स का सेलर हूँ और मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं करती तो मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ है? तो सर लोकल माल बेचना जरूरी नहीं, बाहर बाहर माल बेचे। सर आप ये तो कह सकते हैं कि इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, वो कह सकते हैं सर आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो विद इन द स्टेट कर रहा है और 1 लाख का मटेरियल सप्लाई करना चाहता है तो भी तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर डालना पड़ेगा। किसी और अन्य साथी का कोई प्रश्न है? सही होगा, बिल काटते हैं तो। मैं अनुरोध करूंगा राकेश गर्ग साहब से कृपया वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मैं कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया डेलिब्रेशन रहा खंडवाल साहब का, बहुत ही बढ़िया, हमें बहुत नई नई चीजें आज सीखने को मिली, जानने को मिली। तो आवाज हल्की आ रही है राकेश भाई? हेलो हेलो जी, कहाँ चालू? आज बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हमें ऐसे ज्ञान प्राप्त कराते रहे खंडवाल साहब, बहुत बढ़िया लगा आज का, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड मैं अनुरोध करूंगा अपने को चेयरमैन संतोष गुप्ता जी से कृपया लैपटॉप पे आ सकते हैं। हाँ पराग जी, आवाज आपकी बात बीच बीच में बहुत डिस्टरबेंस है, क्या हुक्म है? सर हुक्म नहीं है, निवेदन है सर, बैठक समाप्ति की घोषणा करें सर। अरे इतनी सुंदर बैठक जिसमें राजेश जी ने बड़ा सुंदर डेलिब्रेशन दिया, हर एस्पेक्ट उन्होंने कवर किया
और हमारे मेंबर्स ने भी बड़ा पार्टिसिपेट किया, जो भी उनकी डाउट्स थे और जो उन्हें ऐड ऑन करना था उन्होंने शामिल किया। इतनी सुंदर बैठक के लिए मैं उन्हें तो अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूं, आप सबको उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ आज की इस बैठ सभा को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। आगे हम लोग फिर कभी किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ दूसरे स्पीकर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। तो फिर कभी नहीं साहब, बहुत जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और किसी साथी को अगर कोई क्वेरी करनी है, कनेक्ट होना है, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9410664214 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं जो भी अपने स्पीकर है या जो राजेश खंडेलवाल जी हैं, जो भी हमारे अन्य पदाधिकारी हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम कॉन्टेक्ट ले करके वो आपके साथ जवाब देंगे। धन्यवाद। सर हमारे जो स्पीकर हैं आज के जी, ये उगते हुए सूरज हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो FM चलता है 107.8 उसमें मानव रचना एक बिजनेस आवर आता है और फाइनेंस मंत्र आता है, उसमें वो रोज के वक्ता हैं। अच्छा। उस पे सुन सकते हैं आप लोग। चलिए, आपने परिचय करा दिया, अब उनको कनेक्टिविटी लगातार बनी रहेगी राजेश जी से। बिल्कुल, दोनों, आप भी राजेश हैं, आप भी राजेश हैं। तभी तो राजेश नाम तो देखता हूँ सर्वोच्च नाम तो माना जाता है, राजेश नाम तो फिर हम अब तो सानिध्य मिल गया है। तो आगरा से जुड़े हुए आप तो आगरा के विद्यार्थी हैं। शामिल करेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ, फिर सर का एक बहुमूल्य समय लिया जाएगा। चेयरमैन सर धन्यवाद। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार। अच्छा सर नमस्कार। चेयरमैन साहब कुछ बोल नहीं रहे, हमारे चेयरमैन साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। चेयरमैन साहब आराम की मुद्रा में चले गए। माइक खोल लीजिए चेयरमैन सर, माइक खोल लीजिए। अरे वो आराम की मुद्रा में है। ठीक है सर, सभी लोगों को धन्यवाद। क्या हुआ? तो जाइए ऑफिस जाइए, तभी निकल पाएगा। ऐसे बैठे बैठे होगा नहीं।